हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे आज के लेक्चर में। चैप्टर 4 दैट इज़ प्लानिंग हम लोगों ने आपका स्टार्ट किया था। एक लेक्चर हम ऑलरेडी इसके ऊपर कर चुके हैं जिसमें हमने प्लानिंग क्या होता है, बेसिकली प्लानिंग का मतलब और फीचर्स ऑफ प्लानिंग यानी कि प्लानिंग की विशेषताएं हम लोगों ने आपकी पढ़ ली थी। छोटा सा ये चैप्टर रहने वाला है और आज का जो लेक्चर है हमारा सिर्फ पर्टिकुलर दो टॉपिक पे बेस्ड रहेगा। एक रहेगा इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग के फ़ायदे क्या है, इम्पोर्टेंस मतलब क्यों प्लानिंग हमें करनी चाहिए, क्या क्या काम आती है हमारे प्लानिंग, और लिमिटेशंस यानी कि कौन सी वो बातें हैं जिनको पढ़ के हमें ये लगेगा, या हम कुछ ऐसी बातें भी होती है जिनको पढ़ के हम ये बोल सकते हैं कि प्लानिंग जो हमारी है वो कहीं ना कहीं हमें नहीं करनी चाहिए। सो वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड वाई इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ये आज के क्लास में हम लोग सिर्फ आपका पढ़ने वाले हैं। और एट द एंड हम सिर्फ एक कंक्लूजन देखेंगे कि क्या प्लानिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग के साथ कि प्लानिंग आपकी इम्पोर्टेंट क्यों है। इसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। स्टार्ट करने से पहले बेसिकली अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो प्लानिंग किस लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। प्लानिंग करने से हमें एक तो ये पता लग जाता है कि हमें काम कैसे करना है, फ्यूचर में अगर कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए हमने ऑलरेडी क्या सोचा है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हमने जो डिसाइड किया कि हमें ये करना है उस तक हम किस तरीके से जाएंगे, कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, उसमें से कौन सा अल्टरनेटिव हमें चूज़ करना होगा, कोई सिचुएशन अगर आती है तो हमें कैसे फेस करना है। प्लानिंग करने से हमें ये सारी चीज़ें पहले से पता होती है, इसीलिए प्लानिंग क्या होती है जी, इंपॉर्टेंट होती है। और सबसे पहला पॉइंट आता है प्लानिंग के अंदर कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग आपको डायरेक्शन यानी कि दिशा दिखाती है किस तरह से हमें काम करना है। ये वो वाली दिशा नहीं है बेटा, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन मतलब आपको किस रास्ते जाना है उस दिशा की बात यहाँ पे हो रही है। सो प्लानिंग इज कंसर्न विद प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग आपकी क्या काम आती है बेटा, प्लानिंग आपकी कंसर्न रहती है किस चीज़ से, प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है कि हमें किस किस तरीके से काम करना है, ये हम ऑलरेडी पहले से डिसाइड करते हैं प्लानिंग में, ये बात आपको पता है। इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शंस टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज। प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉइज हैव टू डू, हाउ टू डू। ठीक है, प्लानिंग आपके जो एम्प्लॉइज जितने भी एफर्ट करने वाले हैं, आपके एम्प्लॉइज जो एफर्ट्स करेंगे उसके लिए पहले से एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देती है। उनको ऑलरेडी पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, किसको करना है। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि प्लानिंग हमें बताती है व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड बाय whom इट टू बी डन, कौन इस काम को करेगा। और अगर आप इसको एडवांस में बता दोगे काम कैसे करना है, सो प्लानिंग ने आपने क्या कर दिया, प्लानिंग करके ऑलरेडी एक्शन जो जो आपके होने हैं, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो रहने वाले हैं ऑलरेडी डिसाइड कर लिया और एम्प्लॉइज को पता है कि उन्हें ऑलरेडी क्या करना है। दिस लीड्स टू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो। अगर आपने पहले से बता दिया, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया बेटा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ट्रिप पे जाएंगे एक, और ट्रिप पे हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं भी इस दिन जाएंगे, ये विजिट करेंगे, यहाँ यहाँ हम जाएंगे, ये चीज़ें देख के आएंगे और इस दिन वापस आएंगे। तो एक प्री प्लान हमारे पास शेड्यूल होता है, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास पहले से ही सारे रिसोर्सेज को हम अरेंज कर सकते हैं। इसीलिए प्लानिंग क्या है जी आपकी इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये आपको डायरेक्शन दे देती है कि आपको कैसे कैसे काम करना है। और अगर प्लानिंग नहीं होगी, एम्प्लॉय वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव इट्स डिजायर्ड गोल। अगर आपने पहले से प्लानिंग नहीं की तो आपके एम्प्लॉयज़ को नहीं पता है ऑलरेडी कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, और अगर उनकी नॉलेज में ये बातें नहीं होंगी तो आपका जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। कारण क्या है जी इस चीज़ का, कारण ये है क्योंकि उनको पता ही नहीं बेटा किस दिन किसके द्वारा कौन सा काम किया जाना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है जी प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। प्लानिंग करने से आपका रिस्क कम हो जाता है जी अनसर्टेनिटीज का। क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी बेटा, आप जब प्लानिंग करते हो तो आप ऑप्शंस देख के चलते हो भी मेरे को ये काम करना है तो इसमें ये चीज़ें मेरे को रिक्वायर्ड होगी, ये रिसोर्सेज मेरे को चाहिए होंगे। और बाय चांस अगर फॉर एग्जांपल आपने एक प्लान बनाया कि हमें इस साल सेल बढ़ानी है और आपको ऑलरेडी मार्केट में पता है कि कंपटीशन है या ये फर्म्स है और उनके ये डिसीजन या इस तरीके का वो काम कर सकती है, अगर आपने उससे उस अकॉर्डिंग पहले से अपना प्लान तैयार किया होगा तो आपकी जो अनसर्टेनिटीज आने वाली है उनको आप फेस कर पाओगे। पढ़ो क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू फेस मैनी अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस एवरी डे। ऑर्गेनाइजेशन को बेटा हर दिन हर एक पल आपके लिए अलग मोमेंट लेके आता है, अलग डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं, अलग सिचुएशन आपके पास लेके आता है। लेकिन अगर आप प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू फेस द अनसर्टेनिटी बिकॉज प्लानर्स ट्राइज टू फोरसी द फ्यूचर बाय मेकिंग सम अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर, कीपिंग इन द माइंड देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट्स। ठीक है, मैनेजर जब प्लानिंग करते हैं बेटा, फॉर एग्जाम्पल उनको लगता है कि हमें एक नया प्लांट सेटअप करना है और इसके लिए हमारे पास 10 करोड़ की हमें रिक्वायरमेंट होगी।
तो जो गुड मैनेजर होता है बेटा, जिसके एक्सपीरियंस है, जिसके पास ऑलरेडी, वो ऑलरेडी एक बफर लेके चलते हैं 10 से 15% का। भाई इस चीज़ को सेटअप करने में हो सकता है मेरे को 11 से 11.5 करोड़ रुपए भी लग जाए, तो वो ऑलरेडी आपका प्लान करके रखेगा। अगर मेरे को फर्दर थोड़े से और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहती है तो उसको मैं कहाँ से अरेंज करूँगा। ठीक है जी। The plans are made to overcome such uncertainties. Their plans also include unexpected risks such as fire or some other calamities in the organization. The resources are kept aside in the plan to meet such uncertainties. ठीक है जी। जब एक ऑर्गेनाइजेशन आपकी सेटअप किया जाता है तो उस अकॉर्डिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज भी ली जाती हैं, फायर इंश्योरेंस भी करवाया जाता है कि कल को बाय चांस भगवान ना करे कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसको हम कैसे कोप अप करेंगे। क्लियर है जी। ये दोनों पॉइंट क्लियर है। फटाफट से बता दो कि प्लानिंग आपका क्या करती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, और प्लानिंग अनसर्टेनिटीज का जो रिस्क होता है उसको कम करती है। क्या आपको क्लियर है जी? डन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। फिर से एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं जी। प्लानिंग आपका क्या करता है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब एक ही काम बार बार हो रहा है, बार बार आप कोई काम रिपीट कर रहे हो। लैप सुना है आपने भाई? एक फॉर एग्जांपल जब रेस होती है, आपके जो एथलीट्स होते हैं वो एक राउंड कंप्लीट करते हैं और फिर से दूसरा राउंड जब वो लेते हैं तो लैप आपकी एक कंप्लीट की जाती है स्टॉप वॉच पे कि पहली बार में कितना। तो आप बार बार कोई काम ना करो और आपके जो रिसोर्सेज है या एक्टिविटीज़ है, जो एम्प्लॉयज़ का कैलिबर है या उनकी जो भी नीड है वो वेस्ट ना हो। प्लानिंग से आप ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हो। प्लानिंग आपकी मदद करती है बेटा कि क्वार्टरली हमें एक क्वार्टर में कहाँ तक हमें रिजल्ट अचीव करना है, कितनी प्रोडक्शन हमें करनी है, कौन एम्प्लॉय किस दिन आएगा, क्या काम करेगा। इससे क्या होगा, बार बार रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं होगी, और रिपीटेशन नहीं होगी तो आपके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स आर मेड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। द डिपार्टमेंटल प्लान्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द मेन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स। हर डिपार्टमेंट को उनका प्लान दिया जाता है बेटा, और जो प्लान आपका डिराइव होता है, जो बनता है, वो ऑर्गेनाइजेशनल का प्लान होता है। अगर नहीं आपको पता है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। टॉप लेवल आपका प्लान बनाती है जी। टॉप लेवल जो प्लान बनाती है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान बोला जाता है कि इस साल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्लान क्या होता है, स्ट्रेटेजी क्या होता है, ये इस चैप्टर में आप पढ़ लोगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में। ठीक है, टॉप लेवल ने ये बनाया, और इसके बेसिस पे अब क्या होता है बेटा, मिडिल लेवल है जो आपकी, इसके बेसिस पे वो जो प्लान्स तैयार करती है उनको डिपार्टमेंट्स प्लान बोला जाता है। आपका हर डिपार्टमेंट का अपना अपना प्लान। परचेज डिपार्टमेंट प्लान बनाएगी कि उसको किस अकॉर्डिंग परचेज करनी है, कहाँ कहाँ से रॉ मटेरियल आपका परचेज करना है। ठीक है जी। So as a result, there will be coordination in the different departments. On the other hand, if the managers, non-managers, and all the employees are following course of action according to the plan, there will be integration in the activities. अगर आप एक प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो तो सभी क्या कर रहे हैं जी, उस प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो प्लान भी पूरा हो जाएगा, रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटीज़ भी नहीं होगी, और सबको एक साथ एक एफर्ट मतलब आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट है जो वो भी परचेज डिपार्टमेंट है जो वो भी एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे, तो अल्टीमेट सारे आ तो अलग अलग रास्ते से रहे हैं लेकिन सबकी मंजिल एक है, सबका गोल एक है। ठीक है जी। प्लान एंश्योर्स क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड एक्शन एंड वर्क कैन बी कैरिड आउट स्मूथली। और प्लानिंग करने से आपके थॉट्स और एक्शन क्लियर है तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है जी। सो थर्ड पॉइंट ये था कि प्लानिंग से आपका ओवरलैपिंग कम होती है और वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होती, इसलिए प्लानिंग आपकी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है जी। फोर्थ पॉइंट देखिए फटाफट से। प्लानिंग से आपको इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। पढ़ो एक बार। चलिए, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, ये भी आपकी इंपॉर्टेंस है। क्यों? जब आप प्लानिंग करते हो बेटा, फ्यूचर के लिए आप प्लान्स बनाते हो, आने वाले पूरे ईयर के लिए, और उस दौरान आप नए नए तरीके सोचते हो कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप ये जज करते हो कि पिछले साल मैंने ये काम किया, उससे पहले ये किया, इसका ये आउटपुट था, ये रिजल्ट था, तो इस साल मैं क्या और नया कर सकता हूँ या क्या इंप्रूवमेंट्स मैं ला सकता हूँ अपने बिजनेस में। और जब आप ऐसा करते हो तो इनोवेटिव आइडियाज आपके पास आते हैं। प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग एंड इट इज ऑन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, सो देयर इज अ ग्रेट स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडियाज, बेटर मेथड्स एंड प्रोसीजर्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब. Planning process forces managers to think differently and assume the future conditions, so it makes the managers innovative and creative. क्लियर है जी। प्लानिंग से आपके इनोवेटिव आइडियाज भी आते हैं, इसलिए प्लानिंग आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये पॉइंट।
कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। और ये आपने पढ़ा भी होगा बेटा कैरेक्टरिस्टिक में कि प्लानिंग क्या है, आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। सो प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपके पास फॉर एग्जांपल ए ऑप्शन है और बी ऑप्शन है, तो आप प्लानिंग के थ्रू ही प्रॉपर आपने जो चीज़ें सोची हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये ऑलरेडी आपके पास है, तभी एक बेटर प्लान आप इनमें से चूज कर पाओगे। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर्स टू टेक वेरियस डिसीजन, एज इन प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस एंड प्रेडिक्शंस आर मेड फॉर फ्यूचर। These predictions and goals help to manager to take fast decisions. For example, आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है बेटा कि आपको इस साल सेल्स बढ़ानी है, ठीक है। सेल्स बढ़ाने के लिए अब आपको पता है कि गोल आपने प्लानिंग में ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि आपको सेल्स बढ़ानी है। अब आपके पास इस साल के दौरान ना दो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। एक अपॉर्चुनिटीज़ तो आती है बेटा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है कि आप एक न्यू प्लांट सेटअप करो और एक नया प्रोडक्ट लाइन, न्यू प्लांट न्यू लाइन कि नया प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। एक ऑप्शन भी आपके पास आए इस साल के दौरान कि आपको न्यू मशीनरी मिल रही है, ठीक है, कम रेट में, एट लो प्राइस। जितना आपका पूरे साल के दौरान एक मशीनरी का प्राइस होता है, अब आपको कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई मार्केट में नई कि आपकी नई मशीन आपको खरीद सकते हो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, आपने ऑर्गेनाइजेशन गोल ऑलरेडी आपने डिसाइड कर लिया था कि हमें सेल्स बढ़ानी है ऑलरेडी प्रोडक्ट जो हमारे पास है। सो आप ऑप्शन बी ऑप्ट करोगे, ना कि ए। ए क्यों नहीं ऑप्ट करोगे बेटा? क्योंकि पर्टिकुलर नया प्लांट लगाना है, नई लाइन, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है। ऑप्शन बी है कि उतने ही पैसे से एक नई मशीनरी खरीद लो ताकि आपका ऑलरेडी जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको बढ़ा सको, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सेल्स अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है जी। सो प्लानिंग आपकी हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। इसका क्या मतलब है? बेसिकली सिंपल शब्दों में समझो बेटा, आपने बोला कि पिछले साल हमने 10 करोड़ रुपए आपका प्रॉफिट कमाया है और इस साल हम 12 करोड़ रुपए प्रॉफिट अर्न करना है, हमें कम से कम 20% राइज चाहिए प्रॉफिट के अंदर। ये आपने प्लानिंग में डिसाइड किया। अब जब आपका एंड ऑफ द ईयर आया, साल का एंड आया, तो आपको पता लगा कि आपने सिर्फ 11 करोड़ प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है। अब आपको जज करना है क्या 11 करोड़ कम है या ज़्यादा है। अब मान के चलो बेटा, दो बातें हैं, आपने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि मेरे को 10 से 12 पे जाना है, तो उस अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कि हमने टारगेट अचीव नहीं किया। अब आपने प्लानिंग ही नहीं की होती, आपने प्लानिंग नहीं की होती, आपके पास 12 करोड़ या 20% राइज करना है, कुछ भी नहीं होता, तो आप कैसे जज कर पाते कि हमने टारगेट अचीव किया या नहीं किया? देखने तो आपको क्या लग रहा है कि 10% राइज हो गया प्रॉफिट, अच्छी बात है, लेकिन आपने ऑलरेडी अगर डिसाइड किया होता है कि इस अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे, तभी आप कंपैरिजन कर पाते ना। कंट्रोलिंग में हमने क्या पढ़ा था? मैंने आपको क्या बताया था कंट्रोलिंग में? कंट्रोलिंग में मैंने आपको बताया था कि आप क्या करते हो, एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है आपकी और जो डिजायर्ड परफॉर्मेंस आप चाहते थे उसका कंपैरिजन करते हो, और अगर डेविएशंस होते हैं तो उसको फाइंड आउट करके इंप्रूव करते हो। ये बातें मैंने आपको बताई थी। तो इसी कारण अब क्या है कि आपका जो प्लानिंग है वो एक क्या करता है, बेस सेट करता है कंट्रोलिंग वाले फंक्शन के लिए, क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट तो आपके पास आ ही जाएंगे, डिजायर्ड रिजल्ट तो नहीं है ना, कि आपने जो प्लान किया वो तो है ही नहीं आपके पास, फिर कैसे पता लगेगा? इसीलिए बोला गया कि कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल आउटपुट। बट इन केस अगर कोई प्लान्ड आउटपुट ही नहीं है तो कंट्रोलिंग मैनेजर के पास कोई बेस नहीं है कंपेयर करने के लिए एक्चुअल आउटपुट को कि वो इनफ है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्लान्ड आउटपुट फॉर अ वीक इज 100 यूनिट एंड एक्चुअल प्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉइज 80 यूनिट्स, तो आप कंट्रोलिंग मैनेजर्स लोगे कि उस 80 को 100 तक कैसे लेके जाया जाए। अगर आपकी प्लान्ड आउटपुट नहीं थी, बट इफ देयर इज नो प्लान्ड आउटपुट कि 100 यूनिट्स आपको प्लानर्स ने बताए नहीं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि 80 प्रोडक्शन यूनिट सफिशिएंट है और या नहीं है, ठीक है। सो प्लानिंग आपका इस्टेब्लिश करता है जी स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड सेट करता है कंट्रोलिंग के लिए। क्लियर है ये बात? फटाफट से पढ़ो और बताओ, क्या क्लियर है भाई सबको? आपको क्लियर है? ठीक, चलिए चलिए अब आता है बेटा लिमिटेशंस। हर सिक्के के दो पहलू होती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो कुछ बुराई भी होती है। कोई चीज़ आती है तो उसमें अच्छाई भी होती है और कुछ ना कुछ बुराई भी होती है, या किसी चीज़ को हम एक्सेस में यूज़ करें तो हो सकता है वो आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो के नुकसानदायक हो जाए। अभी तक आपने प्लानिंग के फ़ायदे पढ़े और आपको इतने फ़ायदे पढ़े आपने, आप एक बार आप खुद से बताओ मेरे को कि आपको लगता है प्लानिंग करने के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं?
फटाफट से बताओ, क्या किसी को लगता है कि कोई नुकसान भी हो सकता है कि सर प्लानिंग किया तो ये नुकसान होगा? नहीं लगता? कोई नुकसान नहीं होता? चलिए मैं बताता हूँ आपको, अभी पढ़ते हम, वैसे एक डिस्कशन करें। प्लानिंग के फायदे हैं, देखो नो डाउट क्या होता है, नुकसान मिलेगा कुछ ना कुछ। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 90% आपके फायदे हैं, सिर्फ 10% नुकसान हो, या 50% फायदेमंद हो, 50% नुकसान हो। दोनों सी बातें हैं, इंपॉर्टेंस है तो लिमिटेशन भी हो सकती है। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मैंने प्लान बनाया कि मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में बना रहूँगा और सेल्स बढ़ाऊंगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था। हो सकता है अब साल के दौरान मेरे पास एक ऑप्शन आ जाए नई लाइन में एंटर करने का, लेकिन मैंने पूरे साल के दौरान प्लान तो इसी चीज़ के लिए बनाया है कि सेल बढ़ानी है, मैंने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन उसी अकॉर्डिंग दी है, सारे डिपार्टमेंट मेरा उस अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मेरे पास बेटर अपॉर्चुनिटी आती है तो हो सकता है मैं उसको ग्रैब ना कर पाऊँ। ठीक है, दूसरी बात, हो सकता है प्लानिंग के दौरान मैंने सबकी ड्यूटीज़ बता दी कि पूरे साल के दौरान आपको सिर्फ यही काम करना है, इसी तरीके से करना है, और मार्केट में एकदम से ट्रेंड चेंज हो गया, या फैशन चेंज हो गया, कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस चेंज हो गई, या गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई। तो हो सकता है कि अब मैंने जो प्लानिंग की थी उसके कारण मैं वहीं फंस के रह जाऊं, मैं वहां से निकल के नया प्लान ना बना पाऊं एकदम से। ठीक है, हो सकता है, देखो प्लानिंग में बहुत सारी कॉस्ट लगती है, आपको पता है कि प्लानिंग में कई सारे डिसीजंस लेने होते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हो सकता है मार्केट में कुछ ऐसा चेंज आ जाए कि आपका वो सारा वेस्ट हो जाए, और इस तरीके से आपके जितना भी प्लानिंग पे पैसा लगाया वो खराब जाए। ठीक है, तो इट मे बी पॉसिबिलिटी कि जैसा आप प्लान करो वैसा ना हो। तो इसी कारण से कुछ लिमिटेशंस आपकी आती है प्लानिंग की। देखते हैं, सबसे पहली लिमिटेशन है जी, प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी, यानी कि मुश्किल। एक होता है फ्लेक्सिबल, आप जल्दी से डिसीजन चेंज कर पाओ, मार्केट में कोई नई चेंज आ रही है आप उस अकॉर्डिंग एक्ट कर पाओ, एनवायरमेंटल चेंज को समझ पाओ। रिजिडिटी का मतलब होता है कि मुश्किल हो जाना आपके लिए ये करना। ऑल्दो द क्वालिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज इनहेरेंट इन द प्लानिंग, प्लानिंग में हमने माना कि मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, आप प्लानिंग में हमेशा अल्टरनेट्स लेके चलते हो, मीनिंग देयर बाय दैट इन केस ऑफ नीड ऑफ चेंजेस कैन बी ब्रोट इन। जिसका मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी चेंज की नीड जरूरत पड़ती है तो वो चेंज लेके आ सकते हो, लेकिन बट इट मस्ट बी एडमिटेड दैट ओनली स्मॉल चेंजेस आर पॉसिबल। लेकिन साथ ही साथ आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि स्मॉल चेंज पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल ये कहना चाहते हैं यहाँ पे, इस लाइन का मतलब है कि हमने मान लिया ये बात कि प्लानिंग में ऑलरेडी क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि आप जब एक प्लान बनाते हो तो हमेशा किसी न किसी चीज़ का अल्टरनेटिव सोच के चलते हो कि अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, लेकिन वो चेंज जो आप कर सकते हो एक छोटे लेवल तक ही कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि एकदम से आप पूरा प्लान शिफ्ट कर दो, प्लान ए खत्म करके प्लान बी बिल्कुल नया प्लान अडॉप्ट कर लो। छोटे मोटे डेविएशंस को आप कंट्रोल कर सकते हो, बिग चेंजेस अगर आपके लाने पड़े आर नाइदर पॉसिबल नॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एकदम से आप ऑर्गेनाइजेशन गोल को ही चेंज अगर करना चाहोगे, या आप जो सोच के जो आपने मेथड्स अप्लाई किए थे एकदम से सारे मेथड्स आप चेंज करना चाहोगे, तो हो सकता है इट मे नॉट बी पॉसिबल। Since it is not possible to introduce desired changes according to the change situation, the organization loses many chances of earning profit. For this limited flexibility in planning, both internal as well external factors are responsible. ठीक है, प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी, ये आपकी लिमिटेशन है कि मुश्किल हो जाता है बदलाव लेके आना। ठीक है, एक हद तक ला सकते हो, लेकिन अगर बड़ा चेंज कोई आया एकदम से तो आप वो नहीं अडोप्ट कर पाओगे। ठीक है, दो तरीके की इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है बेटा, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, एक वर्ड आपने सुना होगा हमेशा, एक होता है कंपनी और एक होता है इंडस्ट्री। दोनों सेम होती है, फर्क होता है कुछ, बताओ क्या फर्क होता है दोनों में? दोनों में ही काम होते हैं, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ मारुति या टाटा, ये क्या है, कंपनी है, दोनों अलग अलग, लेकिन जिस फील्ड में ये काम कर रही है वो है ऑटोमोबाइल, तो वो प्रॉपर क्या है, इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जैसे टेलीकॉम सेक्टर की मैं बात करूँ, टेलीकॉम एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर अलग अलग वो फर्म्स कहलाती हैं, आपको कंपनी भी ना बोले तो हम फर्म उनको बोल सकते हैं। सो इंडस्ट्री क्या है, कलेक्टिवली। ठीक है, तो इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है, या इंटरनल फैक्टर्स का मतलब होता है आपकी कंपनी के अंदर के डिसीजंस, आपकी कंपनी के ओनर्स, आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज, आपकी कंपनी के क्रेडिटर्स जो आपकी कंपनी से बिलोंग करते हैं, वो इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाएगा। और एक्सटर्नल क्या कहलाएगा, जो सिर्फ आपकी कंपनी को अफेक्ट ना करके इंडस्ट्री एज ए होल, पूरी इंडस्ट्री को
क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर्स हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इस तरीके की। आइए देख भी लो, इंटरनेट इनफ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है। प्लानिंग के दौरान आपने ऑब्जेक्टिव्स जो थे ऑर्गेनाइजेशन, उसकी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ये सब पढ़ोगे आगे क्या होते हैं, रूल्स, प्रोग्राम्स डिटरमाइन किए थे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग इन चेंजेस टाइम एंड अगेन, इट इज़ नोन एज इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि आपकी प्लानिंग के दौरान जो ऑब्जेक्टिव्स किए थे, आपने फिक्स पॉलिसीज जो बनाई थी कि हम गुड्स को क्रेडिट में बेचेंगे या सिर्फ कैश में बेचेंगे, प्रोसीजर डिसाइड किए थे, काम करने के तरीके, रूल्स बनाए थे, प्रोग्राम्स, वो होते हैं इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि अगर उनको नहीं चेंज कर पाओगे प्लानिंग के कारण, ठीक है। एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी मीन्स वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कॉज लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग। These factors are beyond the control of planners. The chief among political changes, climate changes, economic changes, technical changes, natural calamities, policies of the competitors. यानी कि आपने प्लान तो कर लिया, इस साल ऐसे 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 करेंगे, हो सकता है अर्थक्वेक आ जाए, मार्केट में एकदम से कंपटीशन आ जाए, नया कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए जिसकी तरीके से, जिसकी वजह से आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाए। सो कुछ ऐसा हो जाए तो क्या होता है, प्लानिंग आपने की है, उस कारण से इन बड़े चेंजेस को हम क्या नहीं कर सकते जी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं अडोप्ट कर सकते हैं, इस अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए लिमिटेशन है ये प्लानिंग की, कि प्लानिंग आपकी रिजिडिटी ला देती है। ठीक है जी, क्लियर है ये बात, ओके। दूसरा आता है प्लानिंग डजंट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। इसका मतलब होता है, देखो डायनामिक एनवायरनमेंट हमने पहले भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, कि बदलने वाला, जो बहुत जल्दी बदल जाए, तो वहाँ पे आपकी प्लानिंग काम नहीं आएगी। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है बेटा कि एक अच्छा जो प्लानर होता है, जो मैनेजर होता है, कितना ही अच्छा प्लान बना ले, लेकिन फ्यूचर भी प्लान किस लिए बनाता है बेटा, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हो ना आप, कि फ्यूचर में क्या करना है, और फ्यूचर तो अनसर्टेन है, कोई सर्टेनिटी तो है नहीं किसी भी चीज़ की। तो फ्यूचर अगर आपका अनसर्टेन है, तो इस कारण से क्या है जी, प्लानिंग आपकी हो सकता है कि काम ना करे, ये भी एक लिमिटेशन है। भाई अगर आप 100% श्योरिटी देते हो किसी चीज़ की, तो प्लानिंग इज गुड, नो डाउट, लेकिन प्लानिंग तो क्या है जी, गलत भी हो सकती है। Planning is based on the anticipation of future happenings. Since future is uncertain and dynamic, therefore the future anticipations are not always true. Therefore, to consider planning as the basis of success is like a leap in the dark. Generally, a longer period of planning makes it less effective. Therefore, it can be said that planning does not work in the dynamic environment. For example, it is very difficult to make accurate forecast about the economic conditions, government policies, human behavior और natural calamities. ये कुछ आपके पॉइंट्स दिए गए हैं बेटा। एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी स्टार्ट हो रहा था सेशन, ठीक है, अब इसी कोरोना को लेके चलो बेटा, किसी ने सोचा था ऐसा कुछ हो सकता है। जो भी इंडस्ट्रीज थी, और कुछ तो इंडस्ट्रीज ऐसी थी बेटा जो हैविली अफेक्ट हो गई इस कारण से। फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म इंडस्ट्री, कोई टूर पे नहीं गया बेटा घूमने 6 महीने, कहीं नहीं गया। एयरलाइन इंडस्ट्री बेटा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोवाइड करते थे, ठीक है, फूड इंडस्ट्री आप सोच के देखो, एसेंशियल कमोडिटीज़ के अलावा रेस्टोरेंट्स थे जो, ठीक है, सिनेमा हॉल्स थे, जिनके पास होटल्स थे बेटा, सभी घरों में थे, होटल में कोई गया ही नहीं। तो ये क्या है, ये चीज़ें आपने कुछ ऐसे, सारी प्लानिंग वेस्ट गई ना, तो इसलिए बोलते कि ये लिमिटेशन है कि प्लानिंग आपकी डायनेमिक एनवायरनमेंट में। ये तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताए बेटा जो मतलब हो सकती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन उसके अलावा भी, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में आपको नहीं पता, गवर्नमेंट कब क्या पॉलिसी लेके आने वाली है, आज से 6 महीने बाद क्या पॉलिसी लाएगी, कोई बता सकता है, नहीं बता सकता। ह्यूमन बिहेवियर जो हर सेकंड बदलता है, क्या पता मैं आपसे अभी अच्छे से बात कर रहा हूँ, आज शाम को मेरे घर पे फॉर एग्जांपल मेरे भाई के साथ लड़ाई हो जाए, ठीक है, डिपेंड करता है किसी भी चीज़ पे। अनसर्टेनिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की अनसर्टेनिटी है, भाई मैं प्लान करता हूँ आज शाम को 2 घंटे की क्लास लूँगा, उस टाइम पे हो सकता है इंटरनेट वर्क ना कर रहा हो किसी भी कारण से। तो ये है कि प्लानिंग आपकी वर्क नहीं करेगी डायनेमिक एनवायरनमेंट में, ठीक है। थर्ड आता है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। इसका क्या मतलब है, आपने प्लान बनाया, आपने एम्प्लॉयज़ को बताया कौन क्या काम करेगा, मेथड्स बता दिए कैसे काम करोगे। अब इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ वही काम करते रहेंगे आपका। आपने जो उनको ऑर्डर दे दिया ना कि ऐसे ऐसे काम करना है, तो उसी तरीके से वो काम करते रहेंगे। उसमें जो चीज़ें बता दी कि ये करना है, इस मेथड से करना है, इससे क्रिएटिविटी खत्म होती है, नया नहीं लेके आएंगे, वो कुछ इनोवेशन करने की नहीं सोचेंगे। अंडर प्लानिंग ऑल द एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर प्री डिटरमाइंड। Consequently, everybody works as they have been directed to do, and it has been made clear in the plans. Therefore, it checks their incisiveness. It means that they do not think about appropriate ways of discovering new alternatives. और इसके अकॉर्डिंग क्या जी, प्लानिंग देखो, अकॉर्डिंग टू टेरी, प्लानिंग strangulates the initiative of the employees and compels them to work in inflexible
मैनर, यानी कि आपने प्लानिंग में एम्प्लॉइज को बता दिया कि आप इस तरीके से काम करो, काम करते चलो, और वो इसी तरीके से अगर काम करते रहेंगे तो वो क्या होगा जी, इनोवेशन की या कुछ नया करने की या आउट ऑफ द बॉक्स की नहीं सोचेंगे, और इससे क्या होता है बेटा, क्रिएटिविटी खत्म होती है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना है आपने? क्लियर है ये पॉइंट? लिमिटेशन में हम पढ़ रहे हैं बेटा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि प्लानिंग आपका रिजिडिटी कर देता है, एक मतलब फिक्स कर देता है एरिया, उसी के अंदर हमें काम करना होगा। प्लानिंग आपका डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता, क्रिएटिविटी रिड्यूस करता है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, इसका क्या मतलब है बेटा, प्लानिंग करने के लिए मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी सैलरी पे करनी होती है, अल्टरनेटिव्स करते हो, काफ़ी सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ती है बेटा। फॉर एग्जाम्पल्स, आपको कोई नया प्लांट, छोटे लेवल की बात नहीं कर रहे, आपको लगता है कि सर बैठ के प्लान ही तो बनाना है, उसमें क्या कॉस्ट लगनी है, एक पेपर और पेन लगेगा। कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं बेटा, बड़ी लेवल पे अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल रिलायंस को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसके लिए रिसर्च में इतना पैसा लगेगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कि कंज्यूमर्स का टेस्ट कैसा है, क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे हम लॉन्च कर सकते हैं, क्या मेथड हमें यूज़ करना होगा। ठीक है, या आप मान के चलो, अगर एक बिजनेस चाहता है किसी दूसरे मशीनरी को या प्लांट को खरीदना, तो उसकी वैल्यूएशन के लिए ही आपको काफ़ी सारे पैसे पे करने पड़ जाते हैं वैल्यूअर्स को, कि आप इसके वैल्यूएशन करके दो। सो प्लानिंग इज अ स्मॉल वर्क बट इट्स प्रोसेस इज रियली बिग। दिखने में, कहने में छोटा लगता है, लेकिन प्लानिंग काफ़ी बड़ा वर्क है। प्लानिंग बिकम्स मीनिंगफुल ओनली आफ्टर ट्रेवर्सिंग अ लॉन्ग पाथ। प्लानिंग आपकी एक्चुअल में निकल के आती है, काफ़ी लंबी रास्ता, आपको काफ़ी लंबा रास्ता चलना पड़ता है जी, तभी आप क्या कर पाते हो, प्लानिंग हो पाती है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर दिस पाथ। During this entire period of managers remains busy in collecting a lot of information and analyzing it. In this way, when so many people remain busy in the same activity, the organization is bound to face huge cost. Planning करने के लिए सभी मैनेजर्स को, डिपार्टमेंटल हेड्स को, टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, मिडिल लेवल के मैनेजर्स हैं, जो भी आपके सुपरवाइजर्स हैं, जितने भी, सबको क्या होता है जी, इस काम में बिजी रहते हैं, और अल्टीमेटली ये आपका ज़्यादा कॉस्ट हो सकता है कि आपकी ज़्यादा कॉस्ट आ जाए। ठीक है, सो ऐसा बोलते हैं कि बिना प्लानिंग के काम करते चलो, क्यों प्लानिंग में पैसा वेस्ट करना। ठीक है, फायदे पढ़े आपने, नुकसान पढ़े, और क्या है, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, कि देखो प्लानिंग में बात करने में हमें इतना समय लग रहा है कि एक क्लास हमने कल लगाई, एक क्लास आज लगाएंगे, सोचो प्लानिंग में कितना टाइम लगता होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिव्स होते हैं बेटा। प्लानिंग जब करते हो, प्लानिंग क्या है कि वेरियस अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट वन चूज करना, सिर्फ यही तो डिसाइड करना है ना, क्या काम करना है और कैसे। लेकिन इसमें काफ़ी सारा टाइम लगता है। आपने सिर्फ बोल दिया कि हमें इस साल प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है, या हमें सेल्स इंक्रीज करनी है, या हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हमें नई लाइन पकड़नी है काम की, हमें नए मॉडल्स लॉन्च करने हैं, लेकिन उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मतलब इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, सर्वे करना, फीडबैक लेना। ठीक है जी, एक्चुअल कंडीशंस, वैल्यूएशंस, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। प्लानिंग क्या है, ब्लेसिंग है डेफिनेट सिचुएशन, बट बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग प्रोसेस इट कैन नॉट फेस सडन emergencies. Sudden emergencies can be in the form of some unforeseen problem or some opportunity of profit that there have been no planning for all this situation. इसका क्या मतलब होता है बेटा, प्लानिंग आपने कर ली ठीक है, लेकिन हो सकता है सडन इमरजेंसीज, मतलब जिसके बारे में आपने कुछ नहीं सोचा था, ऐसी कुछ अगर आपकी एकदम से चीज़ें आ गई, तो फिर से आपका दोबारा टाइम वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपने सोच के की होगी प्लानिंग कि मेरे को ऐसे ऐसे करना है, ये अपॉर्चुनिटीज आएगी, ऐसे ग्रैब करनी है, इस अकॉर्डिंग काम करना है। लेकिन अगर सडन इमरजेंसी आ जाती है, एकदम से कोई बदलाव आ गया, नई पॉलिसी आ गई, चेंज आ गई, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपका टाइम वेस्ट होगा, कि आपको दोबारा उस अकॉर्डिंग अपने प्लान्स बनाने पड़ेंगे जिनके लिए आपने कुछ नहीं सोचा था। ठीक है जी, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो इमीडिएट डिसीजन लेना होगा। अगर आपको जल्दी से कोई डिसीजन लेना पड़ गया, और वो डिसीजन हो सकता है कि आपका अच्छा भी चला जाए, और हो सकता है आपको लॉस भी देके चला जाए। इट मे बी पॉसिबल दैट द सिचुएशन में रोशन और चेंज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट में स्लिप अवे। दस प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड इट डिलेज एक्शन। क्लियर है जी ये बातें? फिर एक बात आती है जी, ठीक है प्लानिंग कर ली, सक्सेस की गारंटी तो नहीं है ना, 100% तो नहीं है कि पक्का पक्का सक्सेस मिलेगी। आपने प्रॉपर मतलब आपने जो भी डिसाइड किया, आपने जो भी आपने मतलब टारगेट अपना बनाया था, गारंटी तो नहीं है ना कि उसको अचीव कर पाओगे। आपने बोला 12 करोड़ प्रॉफिट कमाएंगे, 100% तो श्योर नहीं हो। हाँ, हो सकता है ज़्यादा भी कमा जाओ, 13 भी हो जाए, लेकिन गारंटी तो नहीं है ना। कितनी प्रोडक्शन की आपने बोला कि हमें 1 करोड़ यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, पक्का पक्का तो नहीं है ना श्योरिटी की कर लोगे अचीव टारगेट, कम भी रह सकती है। सो समटाइम्स द मैनेजर्स थिंक दैट प्लानिंग सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स, सच अ थिंकिंग मेक्स देम नेग्लेक्ट देयर रियल वर्क एंड द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सच एन एटीट्यूड हैज बीन फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब होता है बेटा,
हो सकता है मैनेजर्स हैं जो आपके प्लान करके ये सोचे कि प्लानिंग तो कर ही ली, काम चलता रहेगा, सक्सेस मिल जाएगी। इससे वो क्या हो जाते हैं, निठल्ले बन जाते हैं, काम नहीं करते एक्चुअल में, और ये आपका हानिकारक हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इन दिस वे प्लानिंग ऑफर्स द मैनेजर्स अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मेक्स देम केयरलेस। हेंस वी कैन से दैट मोर प्लानिंग डजंट एंश्योर सक्सेस, रेदर एफर्ट्स हैव बीन मेड आउट ऑफ इट। ओके जी, ये कुछ बातें थी, कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन अल्टीमेट हम यही बात बोलेंगे, प्लानिंग करना अच्छी बात है, क्योंकि कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करके चलना। हाँ, कुछ कमियां रह सकती हैं जिनके लिए हम और अच्छे से प्लानिंग करके उनको दूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ बेटा आपसे, क्या है, सबसे पहला प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। ठीक है, आपको एक दायरा फिक्स कर देगी, लेकिन अगर हमने प्लानिंग नहीं की, कोई ऑब्जेक्टिव ही हमने डिसाइड नहीं किया, फिर तो कुछ भी है ना करने को, फिर तो सभी अलग अलग चलेंगे। कम से कम आपके प्लानिंग करने से एम्प्लॉयज़ को पता तो है ना किसको क्या करना है, सब अपनी मनमानी तो नहीं कर रहे। प्लानिंग डजेंट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। फेवरेबल अगर आपकी चीज़ें रही, आपका एनवायरनमेंट में चेंज नहीं आता है, फिर तो आपका श्योर शॉट पक्का सही गया ना। अगर आप कुछ ना करते, कुछ करके सोच के ही नहीं बैठते किस अकॉर्डिंग काम करना है, फिर तो कुछ भी नहीं हो पाता। रिड्यूसिस क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी रिड्यूस होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी स्पेशलाइजेशन भी तो आएगी। क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए हम और कुछ नई चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वर्कर्स को मतलब उनकी जो पैटर्न है वो चेंज कर सकते हैं, अलग अलग काम करवा सकते हैं, उनसे टास्क दे सकते हैं, उनको टारगेट दे सकते हैं अचीव करने के लिए, ताकि वो कुछ नया सोचें। ठीक है, यूज कॉस्ट। ठीक है, अच्छी आती है कॉस्टिंग, लेकिन वो कॉस्ट कहीं ना कहीं आपको फायदे भी दे करके जाएगी। सो कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं कि प्लानिंग इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट सफर्स फ्रॉम मैनी लिमिटेशन, बट it doesn't mean that managers should not perform planning function, rather they should perform planning function keeping in the mind limitation of the planning and then try to overcome these limitations। conclusion में हम बोलेंगे जी, चलो मान लिया प्लानिंग सब्स्टिट्यूट नहीं है सक्सेस का, कि प्लानिंग करने से सक्सेस मिल जाएगी पक्का पक्का, लेकिन अगर आप प्लानिंग करते हो तो मैनेजर्स को ये ध्यान में रखना है कि जो लिमिटेशंस है उनको ध्यान में रख के आप प्लानिंग करो, उन लिमिटेशंस को ओवरकम कर लोगे इजीली तो कोई दिक्कत नहीं है जी, प्लान आपका सक्सेसफुल रहेगा। ये आपका कंक्लूजन है, और इतना ही हमारी आज का क्लास का टॉपिक है, इतनी ही डिस्कशन हम लोग करेंगे जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। अगर किसी को बच्चे का कोई डाउट है तो एक बार आप फटाफट से बता दो, कोई डाउट है तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। कोई डाउट है जी आपका? कोई डाउट नहीं है। आज की क्लास में से अगर मैं बात करूं बेटा, क्वेश्चंस क्या बनेंगे, सो क्वेश्चन आपका यहाँ से इंपॉर्टेंस का बन सकता है, प्रॉपर और लिमिटेशन का बन सकता है। इसके अलावा केस स्टडीज बनेंगी जी आपकी, कि आपको एक सिचुएशन दी जाएगी कि ऐसे ऐसे एक पर्सन ने प्लानिंग की, सो आप हमें ये बताएं क्या आपको लगता है कि उसकी प्लानिंग में कुछ कमियां रह गई या कोई लिमिटेशंस उसने फेस की। ठीक है, सो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे आपके केस स्टडीज़ की क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका प्लानिंग के बारे में फर्दर। आपके प्रोसेस का टॉपिक एक पेंडिंग है इस चैप्टर में अब, और टाइप्स क्या क्या होते हैं या पॉलिसीज़ क्या होती है, प्रोसीजर। सो आने वाले 2 या 3 लेक्चर में ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ध्यान रखो और हमेशा खुश रहो।